बच्चों, पिछले अध्याय में हमने उपभोक्ता तथा उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया। आज हम कक्षा 12वीं में उत्पादक तथा उत्पादक व्यवहार का अध्ययन करेंगे। वहीं हम लागत से भी परिचित होंगे। बच्चों, जैसा कि आप उपभोक्ता और उपभोग का अर्थ जान चुके हैं, वहीं पर अब हमें आज यह पता लगाना है कि उत्पादन क्या होता है और उत्पादक कौन होता है। साथ ही उत्पादन के संबंध में उत्पादन की लागत क्या हो सकती है। सर्वप्रथम हम समझ रहे हैं उत्पादन का अर्थ। साधारण भाषा में उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु को बनाने या किसी वस्तु को निर्मित करने से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ केवल वस्तु का निर्माण करना नहीं है, क्योंकि निर्माण मनुष्य के द्वारा संभव है ही नहीं। वह तो प्रकृति की देन है। हम केवल प्रकृति प्रदत्त पदार्थों के रूप में परिवर्तन करते हैं। हम उसे इस योग्य बना लेते हैं कि वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। तो यहाँ उत्पादन का अर्थ किसी भी प्रकृति से प्रदत्त पदार्थ, प्रकृति से उपलब्ध सभी जो वस्तुएं हैं, उनके रूप में, आकार में, उसके स्थान में या उसके अधिकार में परिवर्तन कर हम उसे इस लायक बना लेते हैं कि अब वह किसी प्रकार से उपयोगिता को सृजित करे और किसी प्रकार की आवश्यकता को संतुष्ट करे। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इसे इस तरह से बताया है कि जब हम, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब हम किसी एक पदार्थ को बदलने के लिए या उसके परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए जहाँ पर हम कुछ इनपुट लगाते हैं, उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है और इसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वही वास्तव में उत्पाद है। उत्पादन के अर्थ के बाद अब हम उत्पादन के मुख्य तत्वों पर आते हैं। उत्पादन के मुख्य तत्वों में सर्वप्रथम यह तत्व महत्वपूर्ण है कि उत्पादन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं मानवीय शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम से संबंधित होना चाहिए। दूसरी चीज, यह किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करे, अर्थात यह वस्तु की उस उपयोगिता को बढ़ा दे जिससे अब यह संतुष्टि करने की क्षमता को सृजित कर ले या किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो पाए। उत्पादन की तीसरी विशेषता यह है, जिन वस्तुओं का हमने निर्माण कर लिया है अब वे विनिमय योग्य होनी चाहिए। इसका तात्पर्य होगा कि जो वस्तु हमने बना ली है या जो वस्तु हमने रूप परिवर्तित करके या अन्य प्रकार से तैयार कर ली है, अब उसका आपस में मुद्रा के माध्यम से विनिमय संभव हो। तो यह उत्पादन के सभी तत्व हैं। बच्चों, उत्पादन की प्रक्रिया कई प्रकार से संभव है, जिसे हम उत्पादन की रीतियां कहेंगे। उत्पादन की रीतियों में सर्वप्रथम है रूप परिवर्तन के द्वारा। जब हम किसी प्रकृति से उपलब्ध वस्तु के रूप में परिवर्तन कर देते हैं और उसे उपयोगी बना लेते हैं, तो वह रूप परिवर्तन द्वारा उपयोगिता का सृजन कहलाएगा। जैसा कि मिट्टी से कुम्हार के द्वारा बर्तनों का निर्माण करना या फिर लकड़ी से फर्नीचर तैयार करना। दूसरा, स्थान परिवर्तन। जब हम किसी वस्तु को जिस स्थान पर वह मौजूद है वहाँ अगर वह अधिक उपयोगी नहीं है, हम उसका स्थान बदलकर उसे दूसरे स्थान पर ले आते हैं, तब वह उपयोगी अगर हो जाती है तो इसे हम उत्पादन कहेंगे। जैसे नदी के किनारे पड़ी हुई रेत को जब हम किसी निर्माण स्थल पर पहुंचाते हैं तो अब वह उपयोगी हो जाती है। फिर है समय परिवर्तन के द्वारा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं वह जिस समय बनाई जाती हैं उस समय उपयोगी नहीं होती, उनका उपयोग जब हम कुछ समय के बाद करते हैं तब वह अपनी उपयोगिता को प्रदर्शित करती हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि चावल जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगला है सेवा परिवर्तन के द्वारा। सेवा परिवर्तन या सेवा प्रदान करके हम जानते हैं कि पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं, जैसा कि जो प्रोफेशन से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, ये सभी अपनी सेवाएं दूसरे व्यक्तियों को प्रदान करते हैं। तो जब सेवा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब सेवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, तो इसे सेवा परिवर्तन द्वारा हम उपयोगिता का सृजन कहेंगे। बच्चों, उत्पादन के एक महत्वपूर्ण पक्ष को समझना बहुत अनिवार्य है। हम सभी को यह पता होना चाहिए कि उत्पादन
कुछ महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा संपन्न होता है और उत्पादन के यह 5 साधन के बिना उत्पादन की हम कल्पना नहीं कर सकते। उत्पादन के इन 5 साधनों में सर्वप्रथम भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये 5 वे साधन हैं जो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करते हैं और इनके पार्टिसिपेशन के बदले में या इनके सहयोग के बदले में ये जो रेम्यूनरेशन गेन करते हैं या इन्हें इनका जो पारिश्रमिक मिलता है वह भूमिपति को लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूंजीपति को ब्याज और साहसी को लाभ प्राप्त होता है। उत्पादन के इन्हीं सभी साधनों पर उत्पादन फलन निर्भर है। अब हम उत्पादन फलन को समझेंगे। उत्पादन फलन का तात्पर्य है जो उत्पादन और उत्पादन के इन सभी साधनों में फलनात्मक संबंध को बताए। तो बच्चों अब हम देखते हैं उत्पादन फलन। जैसा कि अभी हमने सुना, उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उत्पादन में फलनात्मक संबंध को बताता है। इस प्रकार उत्पादन फलन इनपुट और आउटपुट में रिलेशन बताएगा और इनपुट में कुछ हम साधनों को लें तो कुछ साधन ऐसे होंगे जो परिवर्तनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं। तो अगर हम उत्पादन फलन को लें तो उत्पादन फलन को हम एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं जिसमें Qx इज इक्वल टू फंक्शनेट बाय लेबर, कैपिटल, नेचर और इसके बाद टेक्निक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी आउटपुट, कोई भी क्वांटिटी एक्स कमोडिटी की फंक्शनेट होगी इन 4 तत्वों से या इन 4 साधनों से। इन साधनों में ये सभी साधन जो हैं परिवर्तनशील हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लेबर या श्रमिक को लिया है, फिर हमने कैपिटल जिसे हम पूंजी कहते हैं इसे लिया है, और हमने एन यानी नेचर जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है या प्रकृति से हमें जो पदार्थ उपलब्ध हैं उनको लिया है, और टी हमने टेक्निक को लिया है, तकनीक जिससे उत्पादन में हम बढ़ोतरी कर पाते हैं या उत्पादन में हम शीघ्र अतिशीघ्र परिवर्तन कर पाते हैं। तो इस प्रकार उत्पादन फलन इन दोनों के बीच में संबंध को बताता है, जिसमें Q आउटपुट को बता रहा है और ये जो सभी साधन हैं ये इनपुट को बता रहे हैं। तो इस प्रकार आउटपुट फंक्शनेट होगा इनपुट से। उत्पादन को और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर 2 परिस्थितियों को समझना चाहेंगे, जिसमें एक अल्पकाल और दूसरा है दीर्घकाल। उत्पादन के लिए हमारे पास समय अवधि महत्वपूर्ण होती है और जब हम उत्पादन की गणना करते हैं तो एक समय अवधि विशेष में करते हैं। जब हमें उत्पादन में परिवर्तन करना होता है तो हमारे पास या तो समय इतना कम होता है कि हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, यह अल्पकाल की अवधि होती है और अल्पकाल में हम उत्पादन के 5 साधनों में परिवर्तन नहीं कर पाते, केवल उन्हीं साधनों में परिवर्तन कर पाते हैं जो साधन परिवर्तनशील हैं, जैसे पूंजी और श्रम। इसके साथ ही बाकी जो साधन होंगे वो सभी स्थिर साधन होंगे, क्योंकि यानी हम उस कम समय अवधि में चाहकर भी या तो घटा नहीं सकते या बढ़ा नहीं सकते। दूसरी जो इसकी परिस्थिति है वह दीर्घकाल होती है। दीर्घकाल में एक उत्पादक के पास इतना समय होता है या पर्याप्त समय होता है कि वह अपने उत्पादन के सभी साधनों में आसानी से परिवर्तन कर पाता है। यह वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसी के आधार पर हम उत्पादन फलन को भी 2 प्रकार से देख सकते हैं, पहला अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हम केवल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों से प्रभावित मानते हैं और इसमें उत्पादन में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन के द्वारा ही संभव होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में हमने जैसा देखा कि समस्त साधन परिवर्तनशील हैं, यानी हमारे पास इतनी समय अवधि है कि हम भूमि, श्रम,
पूंजी और संगठन सभी में आसानी से परिवर्तन कर पा रहे हैं तो दीर्घकाल की अवधि में समस्त साधन परिवर्तनशील होंगे। बच्चों, उत्पादन के इन्हीं दो फलनों के आधार पर अब हम उत्पादन के दो महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है साधन के प्रतिफल का नियम। साधन के प्रतिफल का नियम, जिसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। साधन के प्रतिफल का नियम हमें यह बताता है कि अल्पकाल में केवल कुछ साधन ही परिवर्तनशील हैं, बाकी समस्त साधन स्थिर हैं। और जब हम उत्पादन में परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी जब हम उत्पादन को घटाना या उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास केवल यही एक परिस्थिति है कि हम परिवर्तनशील साधनों को घटाकर या बढ़ाकर उत्पादन में घटोतरी या फिर बढ़ोतरी कर सकते हैं, यानी उत्पादन में परिवर्तन कर सकते हैं। जब साधन के प्रतिफल का नियम लागू होता है तो यहाँ पर उत्पादन में निम्न 3 दशाएं प्रकट होती हैं। इसमें प्रथम अवस्था वह अवस्था है जबकि साधनों के अनुपात में उत्पादन हमें बढ़ती दर से मिलता है। यह उत्पादन की प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था में हमें उत्पादन साधनों के अनुपात में ही मिलता है, यानी जितने हम साधनों में बढ़ोतरी करेंगे, जितनी साधन में वृद्धि करेंगे, हमें उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़कर मिलेगा। साधन के प्रतिफल की जो तीसरी अवस्था है वह यह अवस्था है कि यहाँ पर जब हम उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तनशील साधन है, जब उनमें हम परिवर्तन करेंगे या उनको बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमें उत्पादन घटती दर से मिलेगा। इस प्रकार इसकी ये तीनों अवस्थाएं एक उत्पादन में देखने को मिलती हैं। अब बच्चों, इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को रेखा चित्र से दर्शाने के लिए पहले हम एक तालिका को बनाएंगे। इस तालिका के अनुसार जैसा कि हम देख रहे हैं, भूमि साधन, इसे हमने स्थिर माना है और इसके साथ ही श्रम साधन, जिसे हमने परिवर्तनशील माना है। स्थिर साधन में भूमि की हम देख रहे हैं केवल 1 एकड़ इकाई को हमने लिया हुआ है, श्रम की हम 1-1 इकाई को बढ़ाते जा रहे हैं। और जब हम यहाँ पर उत्पादन को देखते हैं तो हमें उत्पादन सबसे पहले बढ़ते क्रम में मिलता है और इसके बाद एक विशेष परिस्थिति में जाकर यह उत्पादन स्थिर होने पर आ जाता है, जहाँ पर हमारा सीमांत उत्पादन लगभग समान होता है। तीसरी दशा में अब हमारे कुल उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो जाती है और हमारा सीमांत उत्पादन 0 और इसके बाद नकारात्मक, यानी कि यह नेगेटिव हो जाता है। हम जब चित्र में देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा कुल उत्पादन है वह कुल उत्पादन तीव्र गति से ऊपर बढ़ता है। उसके बाद इसके बढ़ने की जो गति है वह कम हो जाती है, यानी कि यह धीमी गति से बढ़ता है और एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद यह नीचे गिरने लगता है। इसी क्रम में जब हम सीमांत उत्पादन को देखते हैं तो सीमांत उत्पादन सबसे पहले बढ़ता है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है और एक निश्चित बिंदु के बाद वहाँ जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम है वहाँ सीमांत उत्पादन नकारात्मक हो जाता है या ऋणात्मक हो जाता है। बच्चों, अल्पकाल के अलावा दीर्घकाल में भी यहाँ पर हमें एक नियम देखने को मिलता है जिसे हम पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल का नियम यह बताता है कि हमारे पास दीर्घकाल में पर्याप्त समय है और यहाँ पर हम साधनों का संपूर्ण पैमाना परिवर्तित कर सकते हैं, यानी हम समस्त साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। और जब सभी साधनों में परिवर्तन संभव है तो इसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल के नियम में भी हमें उत्पादन में 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। पहली अवस्था, जब हम साधनों में वृद्धि करते हैं तो हमें उत्पादन बढ़ती दर से मिलता है, जिसे हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। इस समय अवधि के बाद अब हमारा उत्पादन स्थिर हो जाता है, यानी कि साधनों में वृद्धि करने के बाद भी उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। इसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहेंगे। और इसके बाद भी अगर उत्पादन हम जारी रखते हैं और उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, साधनों को बढ़ाने पर अब हमारा उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। इसे हम पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। उपरोक्त चित्र में आपको तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली रेखा AB रेखा
पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को बता रही है। BC रेखा पैमाने के स्थिर प्रतिफल को प्रदर्शित कर रही है और CD रेखा पैमाने के घटते प्रतिफल को प्रदर्शित कर रही है। हम सभी जान चुके हैं कि उत्पादन कार्य करने के लिए हमें उत्पादन के 5 साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और जब हम इन उत्पादन के साधनों को इनका पारिश्रमिक देते हैं तो वह उत्पादन की लागत कहलाती है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों पर किया गया समस्त व्यय जब इसको मौद्रिक रूप में व्यक्त करते हैं तो यह उत्पादन की लागत कहलाएगी। इस रूप में जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, भूमिपति को लगान, श्रमिकों को मजदूरी, पूंजीपति को ब्याज और संगठन को वेतन तथा साहसी को इसका लाभ प्राप्त होता है। जब हम इन सभी पारिश्रमिकों को जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पर उत्पादन की कुल लागत प्राप्त होती है। इस प्रकार कुल लागत का तात्पर्य यह है किसी वस्तु के उत्पादन में किया गया वह समस्त व्यय जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, उन सभी का मौद्रिक मूल्य उत्पादन की लागत कहलाती है। अब हम उत्पादन की लागत को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और हम यहाँ पर उत्पादन की कुछ 6 प्रकारों को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अल्पकाल में उत्पादन लागत का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में TFC के नाम से डिनोट करते हैं। दूसरा है कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम TVC से डिनोट करते हैं। जब हम इन दोनों लागतों का योग देखते हैं, यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग कुल लागत को दर्शाता है, तो तीसरे नंबर पर है टोटल कॉस्ट, जिसे हम TC से डिनोट करते हैं। इसके बाद अब हम औसत लागत पर आएंगे। औसत लागत में सबसे पहले है कुल औसत लागत, और कुल औसत लागत के 2 भाग हैं। पहला औसत स्थिर लागत, जिसे हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। दूसरा है औसत परिवर्तनशील लागत, जिसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या ABC कहेंगे। और अंत में है सीमांत लागत। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम TFC कहेंगे। कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC से अभिप्राय उन व्ययों से है जिनको प्रत्येक स्थिति में व्यय करना अनिवार्य होता है, चाहे उत्पादन शून्य हो या उत्पादन बिल्कुल ना हो रहा हो या उत्पादन हो रहा हो। जब हम उत्पादन में इस लागत को चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो हम जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, TFC कर्व या TFC लाइन x अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा है और यह वह स्थिर रेखा है जो ये बता रही है कि जब हमारा उत्पादन शून्य है तब भी हमारी जो कुल स्थिर लागत है वह 200 रुपये पर है। उत्पादन के सभी स्तर पर कुल स्थिर लागत एक समान रहती है। जब हम उत्पादन 1 इकाई का कर रहे हैं, 5 इकाई का कर रहे हैं या 8 इकाई का, सभी स्तर पर कुल लागत समान है। कुल स्थिर लागत मूल बिंदु के ऊपर आगे की ओर लंबवत से प्रारंभ होती है। कुल स्थिर लागत के बाद अब हम पढ़ेंगे कुल परिवर्तनशील लागत, जिसे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं और शॉर्ट में इसे TVC कहा जाएगा। ये वे लागत हैं जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। इनमें श्रम, कच्चा माल, शक्ति के साधन इत्यादि शामिल होते हैं। कारखाना बंद होने पर परिवर्तनशील लागत शून्य भी हो जाती है। जब हम इसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर TVC वक्र जो है वह अपोजिट S शेप में हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कुल परिवर्तनशील लागत वक्र विपरीत S, अंग्रेजी का S अक्षर के विपरीत S अक्षर के आकार का दिखाई देता है। परिवर्तनशील लागत हमें यह बताता है कि पहले तो यह लागत घटती दर से बढ़ती है और उसके बाद यह बढ़ती दर से बढ़ती जाती है, लेकिन जब उत्पादन शून्य है तब परिवर्तनशील लागत भी शून्य है। अब हम कुल लागत को देखेंगे। टोटल कॉस्ट, जिसे हम TC से दर्शाते हैं, कुल लागत से आशय व्यवसाय या उत्पादन से समस्त व्ययों के
कुल योग या कुल लागत से है, जो फर्म में उत्पादन के दौरान वस्तु की मात्रा के आधार पर समस्त व्ययों के योग को दर्शाती है। जब हम कुल लागत को दर्शाते हैं तो इसे हम एक सूत्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं, जिसमें TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC होता है। और जब हम इसे चित्र के माध्यम से देखेंगे तो चित्र में तीनों प्रकार की लागतों को हम दर्शा रहे हैं, जिसमें TC कर्व यानी कि टोटल कॉस्ट कर्व कहीं ना कहीं TFC लाइन के ऊपर से बन रहा है, जो ये बता रहा है कि कुल लागत में कुल स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों ही शामिल हैं। क्योंकि अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, इसीलिए यहाँ प्रतिफल के कारण कुल स्थिर लागत स्थिर रहती है प्रारंभ में, और अंत में यह घटते प्रतिफल के कारण थोड़ी सी बढ़ती जाती है। बच्चों, अब हम औसत लागत का अध्ययन करने जा रहे हैं। औसत लागत में सर्वप्रथम हम औसत स्थिर लागत को देखेंगे। औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत को फर्म की कुल उत्पादन की मात्रा से भाग दिए जाने पर प्राप्त होता है। इसे सूत्र के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत बटे कुल उत्पादित मात्रा, AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q। जब हम इसका एक वक्र देखते हैं तब हम देखेंगे कि औसत स्थिर लागत सर्वप्रथम बढ़ी हुई होती है और उसके बाद यह धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाती है। अतः औसत स्थिर लागत वक्र एक विशेषता के कारण बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। प्रारंभ में यह बहुत तेजी से गिरता है और उसके बाद यह औसत स्थिर लागत के कारण X रेखा के समानांतर होने लगता है। औसत स्थिर लागत की जो प्रकृति है वह आयताकार अतिपरवलय के रूप में दिखाई देती है या इसके समान होती है। औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत हमें कुल परिवर्तनशील लागत में फर्म के कुल उत्पादन की इकाइयों का भाग देने से प्राप्त होती है। इसको सूत्र के रूप में देखें तो औसत परिवर्तनशील लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत बटे कुल उत्पादित मात्रा या AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q होगा। जब हम इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि रेखा चित्र में यह U आकार की सेमी U सर्कल के शेप में हमें दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर क्रमागत उत्पत्तिहास नियम लागू होता है तो यह सर्वप्रथम अधिक होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होते हुए पुनः हाई या पुनः बढ़ते क्रम में दिखाई देना शुरू हो जाती है। जब हम औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ देते हैं तो हमें औसत कुल लागत प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जब हम कुल लागत में कुल उत्पादित मात्रा का भाग दे देते हैं तब हमें औसत कुल लागत प्राप्त होती है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर जब हमें कुल लागत में जो वृद्धि दिखाई देती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। जैसे कि अगर एक वस्तु के निर्माण में अगर हम 40 इकाइयों का निर्माण करते हैं और उसकी लागत अगर 200 रुपये है और जब हम 41 इकाइयों का निर्माण करें यानी जब एक अतिरिक्त इकाई का निर्माण करें और लागत अगर 210 रुपये हो जाती है तो यह अतिरिक्त 10 रुपये हमारी सीमांत लागत को दर्शाएंगे। सीमांत लागत को हम एक सूत्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। सीमांत लागत में परिवर्तन को हम एक सूत्र की सहायता से भी देख सकते हैं। सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु की उत्पादन की जो कुल लागत है इसमें परिवर्तन अगर उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि या कमी की वजह से आता है तो जितना परिवर्तन आएगा वह सीमांत लागत को दर्शाएगा। इसे हम मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी से दर्शा सकते हैं। अल्पकाल में जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ही साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो जब हमें यहाँ पर लागत में परिवर्तन केवल कुछ साधनों की वजह से होता है और जिसकी वजह से हमारी इकाई में परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत लागत से दर्शा सकते हैं। बच्चों, आज के अध्याय के संबंध में मेरा आपसे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर को दर्शाइए। दूसरा प्रश्न है
औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है, इसे बताइए। बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आप दोनों प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।